हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, यानी कोई सिस्टम एरोमेटिक कब होगा। उसके लिए हमने कुछ रूल्स देखे थे, एग्जांपल्स देखे थे और उसकी एप्लीकेशंस देखे थे। आज हम ये देखेंगे कि कोई सिस्टम एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कब होता है। दैट मीन्स आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर लेट्स लर्न एंटी एरोमेटिसिटी, दैट मीन्स एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आप इजीली बता सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। तो अगर कोई सिस्टम प्लेनर है या फिर कॉन्जुगेट है, साइक्लिक है और अगर वो 4n+2 यानी हक्केल रूल को फॉलो करता है तब वो सिस्टम क्या होता है, एरोमेटिक होता है। ठीक है, बट अगर कोई सिस्टम प्लेनर, कॉन्जुगेट और साइक्लिक होते हुए भी अगर वो हक्केल रूल को फॉलो नहीं करता है, हक्केल रूल मतलब अगर वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स सिस्टम को फॉलो नहीं करता है तो दैट मीन्स वो सिस्टम एरोमेटिक नहीं होगा। तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, उस सिस्टम को हम एंटी एरोमेटिक कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिक हो, जो कॉन्जुगेट हो यानी जिनमें कॉन्जुगेशन पाया जाता हो, जो साइक्लिक हो और जो हक्केल रूल को फॉलो नहीं करते हो। इसका मतलब वो कौन से रूल को फॉलो करते हैं? वो फॉलो करते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को। यानी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 4n पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जहां पर n क्या है, कोई भी इंटीजर 0 से लेकर 1 2 3 एंड सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं। सो अगर हम n की वैल्यू 0 ले तो 4n = 0 हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 1 ले तो 4 × 1 = कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू 2 ले तो 4 × 2 = 8 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू हम 3 लेंगे तो 4 × 3 = 12 पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर n की वैल्यू 4 ली जाए तो 4 × 4 = 16 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई सिस्टम, देखो अगर हम सिंपल वे में कहें ना कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होंगे, यानी कौन सा सिस्टम एंटी एरोमेटिक होगा, तो सिंपल सिर्फ आपको 4 बातें ध्यान में रखनी है कि सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो प्लेनर है, कॉन्जुगेट है, साइक्लिक है और जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, अर्थात जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है या फिर 16 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे सिस्टम को हम एंटी एरोमेटिक सिस्टम या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम बात करते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। देखो ये सारे क्या है, ये सारे 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 1 2 3 4, इसके पास भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4। अब देखो कॉन्जुगेट है ना, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है ना, इसका मतलब ये क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर देखो कॉन्जुगेशन है ना, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ सकता है और ये डबल बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1 2 3 4। तो ये भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और देखो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर कॉन्जुगेशन तो है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। तो ऐसे सिस्टम जिनके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेट है, ऐसे सिस्टम को एंटी एरोमेटिक सिस्टम कहा जाता है। 12 एनुलिन,
है? ये होती है 12 एनुलिन, ठीक है। अब देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और बिकॉज ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रही है ना, इसलिए क्या होगी? एंटी एरोमेटिक होगी। इसके अलावा जो 16 एनुलिन जो होती है ना, वो भी एंटी एरोमेटिक होती है। देखो कोई भी सिस्टम अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, वो प्लेनर है, कॉन्जुगेट है, साइक्लिक है, तो वो सिस्टम 100% क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। तो सिंपल से आपको सिर्फ 4 बातें ध्यान में रखनी है। हम देखते हैं नॉन एरोमेटिक। हमने तो देख लिया कि एरोमेटिक क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसे कंपाउंड जिनमें ना तो एरोमेटिक के गुण पाए जाते हैं और ना ही एंटी एरोमेटिक के गुण पाए जाते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम नॉन एरोमेटिक कहते हैं। नॉन एरोमेटिक मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें ना तो एरोमेटिक के गुण हो, ना ही एंटी एरोमेटिक के गुण। यानी ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? जो नॉन प्लेनर हो, नॉन कॉन्जुगेट हो, यानी जिनमें कॉन्जुगेशन नहीं पाया जाता हो, फिर जो नॉन बेंजेनोइड हो, मतलब जिनमें बेंजीन रिंग नहीं पाई जाती हो, ठीक है। और जो 4n+2 या फिर 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा आप ध्यान में रखो ना कि अगर कोई सिस्टम नॉन प्लेनर हो जाए ना, तो वो 100% क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। देखो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ऑलवेज एंड ऑलवेज नॉन प्लेनर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये नॉन कॉन्जुगेट हो सकते हैं, नॉन बेंजेनोइड हो सकते हैं, और ये 4n+2 या फिर 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करते, ठीक है। जैसे एग्जांपल, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। इसे बोलते हैं साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, शॉर्ट में COT। देखो चूंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसलिए साइक्लो। टोटल यहाँ पर 8 मतलब 8 एटम्स है ना, 8 एटम, तो इसके लिए ऑक्टा कितने डबल बॉन्ड है? 4 ना। तो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, टेट्रा का मतलब 4, इन का मतलब डबल बॉन्ड। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। आपको देखने में तो ये प्लेनर लग रहा होगा, ठीक है, बट वास्तव में ये प्लेनर नहीं होता। यहाँ पर क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है ना, तो एक ही रिंग में इतने ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से और रिंग का साइज थोड़ा छोटा होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा रिपल्सन पाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो जाता है ना, तनाव बहुत ज्यादा आ जाता है इस रिंग में। तो ये साइक्लोऑक्टाटेट्राइन इस फॉर्म में ना पाई जा करके ये टब फॉर्म में पाई जाती है, टब शेप में। इसे कहते हैं टब शेप, ठीक है। और टब शेप तो क्या होती है? नॉन प्लेनर होती है ना। तो बिकॉज साइक्लोऑक्टाटेट्राइन एक नॉन प्लेनर कंपाउंड है, इसीलिए यह नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। एक एग्जांपल ये देखा। सेकंड एग्जांपल, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो हमने वहां पर 10 एनुलिन की बात की थी, और हमने ये भी कहा था कि मैंने ये भी बताया था आपको कि इसको 10 एनुलिन क्यों कहते हैं। एनुलिन का मतलब एक होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब है एक ही साइकिल, एक होमोसाइक्लिक और मल्टी कॉन्जुगेट यानी ऐसा सिस्टम
जिसमें सिर्फ एक ही साइकिल हो, यानी कंप्लीट एक रिंग हो, और जिसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड पाए जाते हो, ऐसे सिस्टम को हम एनुलिन कहते हैं। बिकॉज इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए इसको 10 एनुलिन कहा जाता है। देखने में तो आपको ये भी प्लेनर लग रही होगी, कॉन्जुगेट है और साइक्लिक भी है, तो आप तो कहोगे कि ये, और बिकॉज हक्कल रूल को फॉलो कर रही है ना, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर कोई है तो वो हक्कल रूल को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये हक्कल रूल को फॉलो भी कर रही है, पर इसके बावजूद भी ये एरोमेटिक नहीं होती। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें यहां पर 2 हाइड्रोजन पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये दोनों हाइड्रोजन एक, बिकॉज दोनों हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से ये इस कंपाउंड की जो प्लेनरिटी होती है ना, मतलब प्लेनर फॉर्म, वो नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ये प्लेनर से नॉन प्लेनर बन जाता है। क्या बन जाता है? ये नॉन प्लेनर कंपाउंड बन जाता है। किस वजह से? इन दोनों हाइड्रोजन के आपस में रिपल्सन, प्रतिकर्षण की वजह से। इसीलिए 10 एल्यूनीन नॉन प्लेनर कंपाउंड होता है, और इसीलिए इसे नॉन एरोमेटिक कहा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये दो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन और 10 एल्यूलीन दोनों ही नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। इसके अलावा एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड फाइंड करने की, तो सिंपल सी ट्रिक है, ये क्रेज रूल के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। तो क्रेज रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी सिस्टम के पास n-1 इज इक्वल टू ओड इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वो सिस्टम क्या होगा, या फिर वो सिस्टम नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है ना। जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं हम यहां पर, ठीक है। अब देखो ये सिस्टम एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो ऐसे सिस्टम जो बेंजीन की तरह नहीं दिखते हैं, यानी जिनमें बेंजीन रिंग नहीं पाई जाती है, ऐसे सिस्टम को नॉन बेंजीनॉइड सिस्टम कहा जाता है। तो अगर बहुत बड़ा सिस्टम हो या फिर नॉन बेंजीनॉइड सिस्टम हो ना, तो ऐसे सिस्टम में एरोमेटिसिटी फाइंड करने के लिए हम क्रेज रूल का यूज करते हैं। क्रेज रूल क्या कहता है कि अगर किसी सिस्टम में n-1 यानी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड -1 इज इक्वल टू, अगर ओड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो स्पीशीज क्या होगी? नॉन एरोमेटिक होगी। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4। सो 4 - 1, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है? 4 है ना, तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर कितने n-1 कितना आया? ओड नंबर आया ना, तो अगर ओड नंबर आता है तो वो स्पीशीज क्या हो जाएगी? नॉन एरोमेटिक हो जाएगी। ऐसे ही अदर एग्जांपल, अब देखो इसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं है ना, और पॉलीसाइक्लिक यानी बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इसको नॉन बेंजीनॉइड मॉलिक्यूल कहा जाएगा, ठीक है। अब ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक, इसका पता लगाने के लिए हम क्रेज रूल का यूज करेंगे। क्रेज रूल के अकॉर्डिंग अगर n-1 इज इक्वल टू ओड आ रहा है तो वो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। जहां n क्या है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं? 6। तो 6 - 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। बिकॉज 5 तो ऑड नंबर है ना। ऑड नंबर किसको बोलते हैं? 1 3 5 7, ये सारे क्या होते हैं? ओड नंबर होते हैं। तो अगर ओड नंबर आ जाए तो वो स्पीशीज क्या हो जाएगी? नॉन एरोमेटिक।
तो यहाँ पर ये वाली स्पीशीज भी क्या हो गई, नॉन एरोमेटिक हो गई ना। तो बच्चों अगर आपको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड फाइंड करना है ना, तो आपके पास दो सबसे बेस्ट रूल है। पहला, सिस्टम नॉन प्लेनर होना चाहिए। कहीं पर भी आपको नॉन प्लेनर दिख जाए ना, जैसे कि साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है, 10 एनुलिन है, ये तो आप याद ही रख लो। तो ये तो क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। और आपको कहीं पर भी नॉन बेंजीनोइड सिस्टम दिख जाए, यानी ऐसे रिंग दिख जाए जिसमें बेंजीन नहीं है, तो ऐसे रिंग की एरोमेटिसिटी फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, क्रेज रूल का यूज करेंगे। क्रेज रूल कहता है कि अगर n-1 इज इक्वल टू ओड आता है तो वो सिस्टम कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, जहां n क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अगर n-1 इज इक्वल टू इवन नंबर आ जाए ना, तो वो सिस्टम हो जाएगा एरोमेटिक। तो आप कहीं ना कहीं इस क्रेज रूल की हेल्प से भी इजीली नॉन बेंजीनोइड, यानी ऐसे सिस्टम जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होती है, तो ऐसे पॉलीसाइक्लिक यानी बहुत सारे रिंग वाले मॉलिक्यूल की एरोमेटिसिटी फाइंड कर सकते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, तीनों के स्पेसिफिक फीचर्स देख लिए। अब बात आती है कि इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, एरोमेटिक, उसके बाद में नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, उसके बाद में नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक। इसी के साथ आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के कंसेप्ट को बहुत ही इजी वे में समझ लिया है। वीडियो को एंड तक देखना, सारे कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना, इजीली आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही बहुत सारे लेक्चर के साथ केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं ना, 11th 12th नीट, जेईई मेंस, IIT JEM लेवल तक के सारे कंसेप्ट को हम बहुत ही इजी वे में, शॉर्ट तरीके से और बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ आगे ऐसे बहुत सारे वीडियो के साथ पढ़ते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं इस चैनल से किसी भी पर्टिकुलर वीडियो की, तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।